हेलो फ्रेंड्स। आज हम 194 सी करने जा रहे हैं टीडीएस चैप्टर से अमेंडेड। 194 सी में कौन टीडीएस काटेगा, किस सिचुएशन पे कटेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा, जीटीए के स्पेशल केसेस डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल समझेंगे जहां पर हम पेन अगर डिफॉल्ट कर दें तो टीडीएस का रेट क्या बनेगा। साथ में 194 सी के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे जहां पर वर्क्स के डेफिनेशन दिए हुए हैं जिसके अंदर 2024 से एक नया अमेंडमेंट आया है, वो देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है। और ये कंसेप्ट जो बहुत ही समझने में डिफिकल्ट होता है उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 194 सी टीडीएस में देखिए, सबसे पहले हमेशा किसी भी टीडीएस के सेक्शन को अगर आप समझना चाहते हो, कमांड करना चाहते हो, तो आप 5 चीजों का पता लगाओ। कौन है डिडक्टर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीडीएस काटने की, किसको पेमेंट किया जाने पर टीडीएस कटेगा, पेमेंट कौन सा किया जाएगा, किस पेमेंट पे टीडीएस कटेगा, तो कौन काटेगा टीडीएस, किसका टीडीएस कटेगा और किस पेमेंट पे टीडीएस काटा जाएगा। ये 3 चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आपको पता लगाना है कि इस सेक्शन में क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है, और लास्ट में आपको पता लगाना है टीडीएस का रेट क्या होगा। टीडीएस के जितने भी सेक्शन हैं, इन्हीं पांचों मुद्दों के आसपास, इर्द गिर्द इन्हीं के आसपास चीजें डिस्कशन में रहती हैं। चाहे कोई केस स्टडी की बात करें, एक्सप्लेनेशन की बात करें, कोई सर्कुलर की बात करें, इन्हीं पांचों पॉइंट्स के आसपास होता है। तो इनमें से कौन से पॉइंट में आप कंफ्यूज हैं? मान लें कभी आप किसी टीडीएस के सेक्शन में आपको लगता है कि कमांड नहीं है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे, तो आप अपने आप को जज कर सकते हो कि इन पांचों में मैं कहां पर फंसा, कौन सी चीज की क्लैरिटी नहीं, उस पर फोकस करेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे 194 सी में सबसे पहली बात, पहला नंबर, टीडीएस कौन काटेगा। 194 सी के पेमेंट का नेचर ऐसा है जहां पर अगर मैं कहूंगा पेयर में एवरी पेयर, तो इंडिविजुअल भी कवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है पेमेंट का। लिखा है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी वर्क। क्या लिखा है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी वर्क। तो कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कार्य के लिए अगर मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैं उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो टीडीएस के रिक्वायरमेंट 194 सी में आ सकती है। और अगर ये सच है तो इंडिविजुअल भी पेयर हो सकता है, डिडक्टर हो सकता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो मैंने आपको एक टीडीएस में जनरल नॉलेज दिया था, जनरल कंसेप्ट समझाया था कि जब भी डिडक्टर में इंडिविजुअल एचयूएफ के आने की संभावना हो, तो आपके डेफिनेशन में आएगा एवरी पेयर रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, एंड इंडिविजुअल एचयूएफ ऑल्सो इफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा हो बिजनेसमैन के लिए, 50 लाख से ज्यादा हो प्रोफेशनल। इस पर भी हमने काफी डिस्कशन किया है। ठीक है, तो यहां पर वही डेफिनेशन आएगा पेयर का। तो पेयर कौन होगा, ये हमारा पहला मुद्दा जो हमने क्लियर किया। यहां पर पेयर में आएगा कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ दीजिएगा। तो कौन बच गए? कंपनी, फॉर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, सब आ गए। यहां तक कि कोई ट्रस्ट है, एनजीओ है, वो भी यहां कवर्ड हो गया। इंडिविजुअल एचयूएफ को हटा दीजिए। इंडिविजुअल एचयूएफ भी यहां पर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ सकता है अगर वो बड़ा इंडिविजुअल एचयूएफ। और बड़े की परिभाषा में क्या देता हूं, डेफिनेशन क्या देता हूं, बिग इंडिविजुअल की परिभाषा क्या देता हूं, इफ लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ या 50। लास्ट ईयर का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये जानना चाहते हो किसी भी फाइनेंशियल ईयर को लेकर, अगर आप जानना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हो कि 24-25 में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई इंडिविजुअल 194 सी में 194 सी में कवर्ड हो सकता है कि नहीं, तो उनके लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 23-24। यहां उनका टर्नओवर चेक किया जाएगा। अगर वो बिजनेसमैन नहीं है तो वो नहीं आएंगे इसमें।
अगर वो बिजनेसमैन है, उनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर नहीं है तो भी नहीं आएंगे, 1 करोड़ से ऊपर है तो आ जाएंगे। और अगर वो प्रोफेशनल हैं तो 50 लाख के ऊपर उनकी रिसीट होनी चाहिए लास्ट ईयर, तो वो इस साल रिस्पॉन्सिबल होंगे 194 सी, पेयर के डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो पेयर कौन होगा, ये क्लैरिटी आपकी आ गई। नंबर 2, पेई कौन है, किसका किसको पेमेंट किया जाए तो टीडीएस काटा जाएगा। यहां पर पेई बनेगा कोई भी रेजिडेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कंपनी हो, कोई भी रेजिडेंट होना चाहिए। सर अगर नॉन रेजिडेंट पेई है यहाँ पे तो क्या टीडीएस नहीं कटेगा? नहीं, ऐसा मत बोलिएगा। आप ये कहिएगा कि अगर नॉन रेजिडेंट है तो 194 सी अप्लाई नहीं होगा, 195 में आ जाएंगे आप। 195 तो कोई भी पेमेंट आप एनआर को कर रहे हो जो इंडिया में टैक्सेबल है तो उस पर तो टीडीएस आना ही आना है, तो 195 में चला जाएगा, 194 सी में नहीं आएगा। ओके, तीसरा नंबर है हम कौन सा पेमेंट करें जिस पर ये टीडीएस एप्लीकेबल है। तो नंबर 3 का जवाब क्या है, किसी भी कार्य के लिए दिया जाने वाला कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि आप रिटन कॉन्ट्रैक्ट में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कार्य में करवाता हूं। अब यहां पर कोई कार्य जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग डेफिनेशन, इसीलिए उन्होंने वर्क को डिफाइन किया है कि किस वर्क की बात हो रही है, बिकॉज यहां लिखा है एनी वर्क। हालांकि वर्क के डेफिनेशन में उन्होंने गड़बड़ी क्या की, उन्होंने लिखा डेफिनेशन में वर्क इंक्लूड, उन्होंने लिख दिया वर्क शैल इंक्लूड फॉलोइंग। तो मतलब ये हुआ कि जो निम्नलिखित दिए गए हैं वो तो वर्क में आएंगे ही, इनके अलावा कोई दूसरा भी कार्य आ जाएगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप देते हैं तो 194 सी आएगा। ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग का देते हैं, गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं 194 सी। अभी तीसरे पॉइंट में हम चल रहे हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट भी देखेंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि आ ही जाएगा, टीडीएस काटना ही पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में अभी कवर्ड है, तो गुड्स या पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो भी आ जाएगा। लेकिन यहां लिखा है एक्सेप्ट रेल, यानी रेलवे को, इंडियन रेलवे को अगर आप गुड्स कैरेज के लिए पैसे देते हैं या ट्रांसपोर्टेशन कैरेज के लिए पैसे देते हैं, आप पेयर के डेफिनेशन में आ रहे हैं, रेलवे रेसिडेंट मान लीजिए पेई के डेफिनेशन में आ रहा है एनी पर्सन, तो भी टीडीएस यहां पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया। ठीक है, मान लेते हैं कोई कैटरिंग का काम आप देते हैं, कोई बिजनेस में कोई पार्टी चल रही है, आपने कैटरिंग का काम, तो उसके लिए जो पैसा दोगे वो भी 194 सी के कवरेज एरिया में आ रहा है। ए बी सी डी क्लियर हो गया, क्योंकि ई कुछ और है वो हम लंबे डिस्कशन में आएंगे तब करेंगे। क्लियर हो गया, लेकिन ये तो लिखा है वर्क शैल इंक्लूड। अब इसके अलावा मान लीजिए मैंने प्रिंटिंग का काम किसी को करने दिया, प्रिंटिंग, प्रेस प्रिंटिंग, मेरे बुक के प्रिंटिंग का कोई काम कर, वो भी आ जाएगा। मैंने बुक के डिजाइनिंग का काम किसी को दिया, वो भी आ जाएगा। अब यहां समस्या ये आ रही है कि जब हम इस एरिया को फैला रहे हैं, जैसे रिपेयर का काम दिया, बिल्डिंग रिपेयर का काम दिया, वो भी आ जाएगा। तो सर जब बिल्डिंग रिपेयर आ जाएगा तो दरवाजे का रिपेयर भी आ जाएगा, फर्नीचर रिपेयर भी आ जाएगा, तो सर फिर मशीन रिपेयर भी आ जाएगा। यही तो समस्या है। जैसे ही आप वर्क के पीछे फैल रहे हैं तो वो डाइल्यूट होते होते दूसरे एरिया को कवर कर रहा है, जो एरिया है प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विस। मैंने किसी भी कार्य के लिए काम दिया, कोई भी कार्य, तो मैंने अपने बुक्स के ऑडिट का कार्य दिया, मैंने मशीन के रिपेयर का कार्य इंजीनियर को दिया, अब यहां टेक्निकल सर्विस लेने चला गया, मैं प्रोफेशनल सर्विस लेने चला। तो दरअसल प्रॉब्लम यहां 194 सी में यह है कि जब वो लिखता है कि किसी भी कार्य के लिए अगर आपने काम के लिए पैसे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वो 194 सी कवर कर रहा है। तो फिर एम्प्लॉयमेंट का भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, तो वो भी आ गया। ये बहुत वाइड डेफिनेशन। तो चलिए हमने क्लैरिटी की अपने आप से कि देखो भाई एम्प्लॉयमेंट वाला तो 192 में आ जाता है, सैलरी वाला तो वो यहां नहीं आएगा। चलो तो सैलरी यानी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो हटा दो, मैं आपको पैसा दे रहा हूं किसी कार्य के लिए, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है तो 192 में आएगा। चलो यहां से उसके एक्सक्लूड कर देते हैं, उसका रेंज यहां से हट गया। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन नहीं है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन, कोई भी कार्य, किसी भी कार्य के लिए आपको मैंने पैसे दिए, अब क्या करें?
अब किसी भी कार्य में प्रोफेशनल और टेक्निकल भी कवर्ड हो जा रहा है, लेकिन लोगों ने अपने मन से ईमानदारी से सरकार की कमजोरी को समझकर कि लिखने वाले थोड़े कमजोर पड़ गए हैं, उन्होंने 194 जे भी तो लिखा है, और जे का मतलब जेम्स बॉन्ड और सी का मतलब कॉन्ट्रैक्टर। तो जे मतलब कि जो प्रोफेशनल है, टेक्निकल कंसल्टेंसी है, वो सब 194 जे में आते हैं। तो हम लोगों ने सरकार की मदद के लिए अपने आप से क्लैरिटी की कि प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो 194 जे है। अब वहां टीडीएस का रेट 10% है, यहाँ टीडीएस का रेट 1 या 2% है। हालांकि वहां 2% भी है कुछ केसेस में, लेकिन मेजर तो 10% है। और अगर मान लीजिए प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस के लिए मैंने कार्य को कवर नहीं किया तो 194 सी में आ जाएगा। जैसे बिल्डिंग रिपेयर का काम करवा रहा हूं तो 194 सी में आ गया। जनरल मशीन रिपेयर चल रहा है तो 194 सी, लेकिन मशीन के रिपेयर में खास नॉलेज की जरूरत है, खास टेक्निकल सर्विस की जरूरत है, टेक्नीशियन की जरूरत है, तो 194 जे में आ जाएगा। अब यहां पर मामला जो है वो थोड़ा सा डाइल्यूट है, क्लैरिटी नहीं है, आर या पार मामला नहीं हो रहा है, ऐसे फैल गया है कि उधर जाएं कि इधर जाएं। तो लोगों ने फिर रास्ता अपनाया सी का, जहां भी क्लैरिटी थी, भाई डॉक्टर को पेमेंट किया, चार्टर्ड को पेमेंट किया, कॉस्ट अकाउंटेंट को पेमेंट किया, प्रोफेशनली कंपनी सेक्रेटरी को, लॉयर को, किसी को भी प्रोफेशनली पेमेंट किया। जो भी प्रोफेशनल्स आते हैं, चाहे फिल्म आर्टिस्ट को पेमेंट किया, चाहे म्यूजिशियन को पेमेंट किया, चाहे जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं उनको पेमेंट किया, ये सब प्रोफेशनल में आ गए। चलो ठीक है, 194 जे में चले। टेक्निकल कंसल्टेंसी लिया है तो 194 जे में चले गए। रॉयल्टी का पेमेंट भी 194 जे में है तो 194 जे में चलेगा। लेकिन जहां पर स्पष्टता नहीं थी, जहां कंफ्यूजन सा था, एसी का रिपेयर करवाया है, 10 एसी है कंपनी के पास और 10 एसी का हमने एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो कभी बीच में खराब हो जाता है तो रिपेयर भी करवाना पड़ता है। अब एएमसी दे दिया तो एएमसी किधर जाएगा, है तो कॉन्ट्रैक्ट, ठेका दिया हमने, सी में जाए, जे में जाए। तो जहां भी दिक्कत होने लगी वहां वहां इंडस्ट्री ने, भाई अच्छी बात है, उन्होंने हल्का रास्ता अपनाया कि भाई जहां सरकार ही कंफ्यूज है वहां हम जे में क्यों जाकर 10% टीडीएस काटे, हम 1% क्यों ना काटे या 2% क्यों ना काटे, 194 सी में क्यों ना चले जाए। तो वहां वहां इन्होंने ये रास्ता अपनाया, क्योंकि एक और बात है, 194 सी में थ्रेशोल्ड लिमिट अच्छी है, सिंगल पेमेंट 30,000 और मल्टीपल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर एग्रीगेट 1,00,000, ये 194 सी में है। 194 जे में एग्रीगेट पेमेंट, सिंगल पेमेंट मिला मिलू के 30,000, तो थ्रेशोल्ड लिमिट भी जे में, सी में अच्छी मिल जाती है, तो हमारा झुकाव सी की तरफ है। और इस तरह से हुआ क्या, डिस्प्यूट। इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए 2024 के बजट में सरकार ने, हालांकि ये क्लैरिटी है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर डेट से ये एप्लीकेबल है, ये क्लैरिटी है। उन्होंने क्लैरिटी दे दी कि अगर पेमेंट सी और जे दोनों में जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि दोनों में, आपके आर्ग्यूमेंट से दोनों में जा रहा है ना, तो आप पे चॉइस नहीं है, आप जे में जाइए। यानी किसी भी तरीके से अगर ये बोला जा सकता है कि ये वाली सर्विस 194 जे में जाएगी, कंफर्म नहीं है, जा सकती है, सी में भी आ सकती है, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है, तो आप जे को ही प्रेफर करेंगे, जे को ही प्रेफरेंस देंगे, और सी को यहां से हटा दिया गया। क्या लिखा, इफ पेमेंट फॉल्स अंडर बोथ सेक्शन 194 सी ऑन जे, एसएससी डज नॉट हैव एनी चॉइस। वो क्या करेगा, टीडीएस मस्ट बी डिडक्टेड अंडर 194 जे। देखिए अभी तो फिलहाल हम सी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो जे को डिस्कस नहीं कर रहे, बट जे के बारे में आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, जानते भी हैं, जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा मैं जे के बारे में आपको समझा देता हूं कि यहां पर कुछ पेमेंट है, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज है, टेक्निकल सर्विसेज है, डायरेक्टर को पेमेंट है, रॉयल्टी है, नॉन कम्पीट फीस है, इनके ऊपर टीडीएस का रेट 10% है, कहीं कहीं 2% है, कहीं कहीं 2% है। जैसे मान लीजिए टेक्निकल सर्विस जो प्रोफेशनल सर्विस की तरह नहीं है, टेक्निकल है, उनके लिए 2%, बाकी तो 10% है, और थ्रेशोल्ड लिमिट है 30,000।
अग्रीगेट। चलिए हम आते हैं अपने मुद्दे पर। अभी हम चौथे नंबर में चल रहे थे, तीसरे नंबर की बात कर रहे थे, चौथा नहीं तीसरे नंबर की बात कर रहे थे, कौन सा पेमेंट। तो 194C में हमारी चर्चा कंटिन्यू रहेगी। तीन मुद्दा हमने पकड़ा, पहला पेयर कौन होगा, दूसरा पेई कौन होगा जिसका टीडीएस काटा जाएगा, तीसरा पेमेंट कौन सा है, ये हमने पकड़ा। पेमेंट कौन सा है में हम चल रहे थे, जिसमें एक डिस्कशन और हैवी है, थोड़ा सा हैवी है, भारी है, वो अभी मैंने रोका हुआ है, वो भी बताऊंगा। ए बी सी डी ये हमने करा दिया, साथ में ये बॉक्स भी करा दिया। यहां पर बच्चे जो कि जनवरी 2025 में एग्जाम में बैठेंगे सीए के स्टूडेंट, या जो दिसंबर 2024 में जो सीएस सीएमए के स्टूडेंट्स बैठेंगे, उनके मन में यह संदेह होगा कि सर ये वाला हिस्सा जो बॉक्स में आपने लिखा है वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है या नहीं। तो जवाब यह है कि ये बॉक्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन ये बॉक्स कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये क्लैरिटी है। तो आपके लिए कभी ऐसी दुविधा ही नहीं एग्जामिनर आपके सामने रखेगा कि आप किधर जाओ और आप ये बॉक्स यूज करके किधर चले आओगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो आपके लिए तो सी पे क्वेश्चन बने या जे पे क्वेश्चन बने, आपके डिसीजन मेकिंग का काम आपसे नहीं कराएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम अपने चौथे नंबर पॉइंट पर। चौथा नंबर हमें देखना होता है कि क्या कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है और अगर है तो कितनी। जवाब है जी हाँ, थ्रेशोल्ड लिमिट है, और यहां पर अजीबोगरीब थ्रेशोल्ड लिमिट। रेयर ऐसे केस सेक्शन हैं टीडीएस में जहां थ्रेशोल्ड लिमिट 2 है। सिंगल पेमेंट 30,000, अग्रीगेट पेमेंट 1,00,000, यानी कि सिंगल पेमेंट अगर 30 से ऊपर नहीं है तो मत काटिए, अग्रीगेट पेमेंट 1 से ऊपर चला गया तब काटिए। इसको समझने के लिए बिना एग्जांपल के आप नहीं समझ पाएंगे। 1 to 1 रिलेशन होता है। जैसे 20 तारीख को, अगर 20 तारीख को 30,000 रुपए का पेमेंट किया गया मिस्टर राम को ए लिमिटेड में, तो चूंकि सिंगल 30 के ऊपर नहीं गया इसलिए टीडीएस नहीं कटेगा। राम को ही इसी साल 40,000 का फिर पेमेंट किया गया, तो चूंकि ये 30 के ऊपर चला गया इसलिए टीडीएस कट जाएगा। रेट ऑफ टीडीएस 1%, बिकॉज पे इज इंडिविजुअल एचयूएफ, देन 1%, अदरवाइज 2%, तो यहाँ 1% आएगा। तो 400 रुपए का टीडीएस काटकर 40,000 में से 400 माइनस करके जो बचेगा वो राम को पे कर दिया जाएगा। इसी साल नवंबर के महीने में 20,000 का पेमेंट गया। अब यहाँ सिंगल पेमेंट एक्सीड नहीं हो रहा है 30,000 के, अग्रीगेट पेमेंट भी चेक कर लीजिए। क्या अग्रीगेट पेमेंट भी 1,00,000 के ऊपर गया, इंक्लूडिंग वो पेमेंट जिसपे टीडीएस आप काट चुके हैं? टेंशन मत लीजिए, पेमेंट तो वो भी है। तो क्या ये 1,00,000 के ऊपर गया? जवाब है नो, ये ऊपर नहीं गया, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा 20,000 पे। 30,000 भी बचा हुआ है, 20,000 भी बचा हुआ है, जो बचे हुए हैं उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस पे टीडीएस नहीं कटा है। अगला पेमेंट सेम ईयर में, अगर अगले साल होता तो कहानी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सेम ईयर में अगला पेमेंट 25 का गया, सिंगल 30 के ऊपर नहीं गया। लेकिन जब अग्रीगेट चेक कीजिए आप, तो वो 1,00,000 के ऊपर चला गया। तो अब 1,00,000 के ऊपर जाने की वजह से सभी पेमेंट पे टीडीएस रिक्वायर्ड हो गया, और सभी में से चूंकि आपने एक पेमेंट पे ऑलरेडी टीडीएस डिडक्ट कर दिया है तो इसको छोड़ दीजिए। बाकी बचा 30,000 रुपए, 20,000 रुपए और करंट वाला 25,000 रुपए। इन सब को जोड़कर इस पर 1% टीडीएस कटेगा, 750 रुपए, और 25,000 का पेमेंट जब राम को दिया जाएगा तो 750 रुपए डिडक्ट करने के बाद दिया जाएगा। ठीक है जी, यह है थ्रेशोल्ड लिमिट। पांचवा हिस्सा था रेट ऑफ टीडीएस क्या है। जवाब है अगर जिसका टीडीएस काटा जा रहा है रिसिपिएंट वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1% है, और कोई और है तो 2% टीडीएस काटा जाएगा। लेकिन यहां पर अब परसेंटेज के ऊपर एक और चर्चा है, क्या? सुनिएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर पेमेंट आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दे रहे हो और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने डिक्लेरेशन दिया कि उनके पास 10 या उससे कम गुड्स व्हीकल हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल 10 हैं या 10 से कम है, यानी 10 से ज्यादा नहीं है, और साथ में उन्होंने पेन की कॉपी भी फर्निश कर दी डिडक्टर को जो पेमेंट कर रहा है उसको, तो डिडक्टर उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटेगा। यानी दो शर्तें होनी चाहिए। पहला, जीटीए वाला एक डिक्लेरेशन देगा कि 10 या उससे ज्यादा, 10 है या उससे कम है, यानी 10 से ज्यादा नहीं है, और साथ में पेन की कॉपी देगा। ये दोनों कंडीशन पूरे होने चाहिए, तब जाकर टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा फेवरेट होता है एग्जामिनर का
कि उन्होंने ये तो डिक्लेरेशन दिया कि 10 से ज्यादा नहीं है, लेकिन पेन की कॉपी नहीं दी। तो प्रॉब्लम यह है कि पेन की कॉपी ना देने से एक और सेक्शन है जिसको मैंने शैतान का नाम दिया है, शैतान जग जाता है। और वो जग जाता है तो फिर गजब की पिटाई करके वो रेट ऑफ टीडीएस ही बदल देता है। अब हम सोच रहे थे कि 1 या 2% लगेगा। भाई जीटीए वाला अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1 नहीं तो 2 लगेगा। ये कहता है 20 लगाओ। काटना तो अब है क्योंकि दोनों कंडीशन नहीं पूरी हुई, तो काटना तो है, लेकिन काटोगे कितना? 20। तो यहां मैंने एक क्वेश्चन रखा है, जहां ए लिमिटेड मिस्टर राम को, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उनको उन्होंने पेमेंट किया है, ट्रांसपोर्ट का पेमेंट किया है 50,000 रुपए, सिंगल पेमेंट 30 के ऊपर चला गया। और राम कहता है कि मेरे पास 10 गुड्स व्हीकल से ज्यादा नहीं है और साथ में पेन की कॉपी भी देता है, तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा। लेकिन राम अगर डिक्लेरेशन दे दे बट पेन की कॉपी ना दे, तो पहला केस है टीडीएस नहीं कटेगा, बट दूसरे केस में टीडीएस ये नहीं कटेगा, टीडीएस 20%। ठीक है जी। यहां नोट 1 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिविजुअल एचयूएफ के पास हमेशा ये समस्या बनी रहती है कि अगर मैं टीडीएस में डिडक्टर की श्रेणी में आता हूं, कैटेगरी में आता हूं, तो क्या मैं अपने सभी पेमेंट पे टीडीएस काटना शुरू कर दूं? क्योंकि मैंने अपने घर का रिपेयर भी कराया है, ऑफिस का रिपेयर भी कराया है। रिपेयर वर्क 194C में आता है, मुझे मालूम है, और मैं इंडिविजुअल हूं जिनका लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर चला गया था। तो मैं इस सेक्शन में लायबल हूं टीडीएस काटने के लिए। मैंने अपने घर का भी रिपेयर कराया और ऑफिस के बिल्डिंग का भी रिपेयर कराया, तो मैं क्या घर के रिपेयर पे भी टीडीएस काट दूं क्या? जवाब है नो। अगर इंडिविजुअल एचयूएफ इस सेक्शन में टीडीएस के लिए लायबल है तो वो बिजनेस पेमेंट पे टीडीएस काटेगा, पर्सनल पे नहीं काटेगा जब तक कि कोई दूसरा सेक्शन एक्टिवेट ना हो। जैसे 194M आ सकता है, लेकिन वो तब आएगा जब यहां पर वो इंडिविजुअल नहीं कवर्ड हो रहे। फिलहाल तो कवर्ड हो रहे हैं तो वो नहीं लगे। ठीक है जी, ओके। अब हम चर्चा करें, हमारे पास जो पेंडिंग चीज रह गई वो क्या? वो ये रह गया 194C में वर्क के डेफिनेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है। क्या ये कहता है कि मान लीजिए रीड एंड टेलर ने टेलर को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप स्टिचिंग का काम करो। अब चूंकि प्रॉब्लम ये होती है कि जो स्टिचिंग का काम है वो कपड़े भी देने पड़ेंगे रीड एंड टेलर को। भाई कपड़ा भी देगा तभी, क्योंकि हम सिर्फ टेलर से स्टिचिंग का काम ले रहे हैं, तो इसलिए रीड एंड टेलर कपड़े भी प्रोवाइड करेगा। अब कपड़े भारी मात्रा में प्रोवाइड करना बड़ा रिस्की होता है। टाइम पर अगर नहीं दिया टेलर ने, वो लौटाया तो दिक्कत आ जाएगी, खराब कर दिया कपड़े तो दिक्कत आ जाएगी। तो इंडस्ट्री में ये ट्रेंड है कि हम कपड़े बेच देते हैं पहले टेलर को, और फिर टेलर से सेम उसी अमाउंट पे कपड़े खरीद लेते हैं। मतलब ये हुआ कि रीड एंड टेलर फैब्रिक भी देगा, डिजाइन भी देगा, और वो टेलर को कहेगा कि मुझसे 10 लाख का माल खरीदिए, 10 लाख का माल मुझसे खरीदिए या मेरे रिलेटेड पार्टी से खरीदिए। जब आप स्टिचिंग का काम कर लेंगे तो बिलिंग में वो सेम 10 लाख रुपए प्लस अपना स्टिचिंग चार्जेस जोड़कर हमको बिलिंग कर दीजिएगा। ये 10 लाख मटेरियल का और 2 लाख स्टिचिंग का। तो समस्या यह है कि फाइनली टेलर ने 12 लाख रुपए लिए हैं रीड एंड टेलर से, लेकिन स्टिचिंग के कॉन्ट्रैक्ट का कितना है? 2 लाख। तो यहां क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 2 लाख पे टीडीएस काटा जाए या 12 लाख पे टीडीएस काटा? तो इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अगर मटेरियल पेयर ने ही सप्लाई किया है या पेयर के रिलेटेड पार्टी ने सप्लाई किया है, तो मटेरियल की कॉस्ट को आप एक्सक्लूड करके जो बच जाए उस पे टीडीएस काटेंगे, यानी सिर्फ 2 लाख पे टीडीएस काटा जाएगा, ना कि 12 लाख। जब तक कि टेलर इतना बेवकूफी ना कर दे कि वो मटेरियल और स्टिचिंग के इनवॉइसिंग अलग अलग, मतलब एक ही इनवॉइस में दोनों अमाउंट को अलग अलग बाइफरकेट करके ना शो करे। अगर उन्होंने कंबाइंड शो कर दिया तब तो भैया 12 लाख पे टीडीएस काटना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाएगी। तो जब भी जिसको आपने ठेका दिया है, जैसे मैंने अपनी किताब, मान लीजिए एक पेयर है जो क्लासेस चलाता है, वो प्रिंटर को कहता है कि मेरी किताब छापो, और मटेरियल भी वो दे देता है 10 लाख। तो अगर मटेरियल उसी ने दिया है या उसके रिलेटेड पार्टी ने दिया है, या तो उसी ने मटेरियल दिया है या उसके रिलेटेड पार्टी ने मटेरियल दिया है, तो मटेरियल की कॉस्ट को एक्सक्लूड करके जो बचेगा उस पर टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर मटेरियल उसने बाहर से परचेज किया, मटेरियल उसने बाहर से परचेज किया और तब बिलिंग में मटेरियल भी जोड़ा गया है, तो जो फुल पेमेंट दिया जाएगा उस फुल पेमेंट पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। ये है वो एक्सप्लेनेशन जो थोड़ा परेशान करता है बच्चों।
हाँ, वैसे ये एक और बात बता दूँ, एक्सप्लेनेशन जो है वो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट नहीं, फाइनल के बच्चों के लिए होता है, लेकिन हमने तो सबके लिए ये डिस्कशन किया, तो इसलिए करना ज़रूरी है।